এটা তো দাদা গাড়ি पढ़ने वाले बच्चे पढ़े हो लिखते भाई मेरा नाम डॉक्टर कलीमुल हक है और मैं नेपाली परा हिंदी हाई स्कूल जो दुर्गापुर में अवस्थित है मैं उसका हेड मास्टर हूँ। मैं 2010 से इस स्कूल में हूँ और 2022 हो रहा है। इस 12 साल की जर्नी में हमारा जो कार्य रहा है वो काफ़ी जो हमारा शिक्षा दफ्तर है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर नेशनल लेवल पे हो, सभी ने सराहा है और हम लोगों को कई अवार्ड से नवाजा गया है। जब 2010 में मैंने इस विद्यालय में हेडमास्टर का पदभार ग्रहण किया था तो उस समय इसकी अवस्था बहुत ख़राब थी। जो हमारा शिक्षा दफ्तर है या और भी लोग बोलते थे कि आपको और कोई स्कूल नहीं मिला, ये स्कूल में हेडमास्टर बन करके आए हैं, इतना घटिया स्कूल है। तो 2010 में इसकी अवस्था ये थी, लेकिन ये जो निगेटिविटी था हमने उसको चैलेंज के रूप में लिया और वहाँ से काम करना शुरू किए। चूँकि एक लोगों की धारणा होती है कि सरकारी स्कूल है तो टॉयलेट नहीं होगा, सफाई नहीं होगा और जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं होगा। तो इसको हमने एक चैलेंज के रूप में लिया, हम इससे भागे नहीं और काम करना शुरू किए। और इसमें जो मैंने दो रास्ता अपनाया, एक तो गवर्नमेंट, चूँकि सरकारी स्कूल है तो गवर्नमेंट अपना ग्रांट देती है, साथ ही साथ हमने कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया यहाँ पर। सरकार का जो अनुदान होता है वो एक क्राइटेरिया के माध्यम से लिमिटेड होता है, बट हमने कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया और कम्युनिटी को इन्वॉल्व करने के बाद हम काम करना शुरू किए और इसका नतीजा है कि जिस स्कूल को 2010 में कहा गया कि इतना घटिया स्कूल है, आपने हेडमास्टर बना, तो 2013 में इसको ब्लॉक लेवल पे इसको मान्यता मिला, इसको नेवल विद्यालय पुरस्कार मिला। 2016 में इस स्कूल को हमारे डिस्ट्रिक्ट का जो बर्दवान डिस्ट्रिक्ट था अनडिवाइडेड, उसका सेकेंड बेस्ट स्कूल का अवार्ड मिला और 2017 में ये डिस्ट्रिक्ट बेस्ट स्कूल शिशु मित्र विद्यालय पुरस्कार मिला। 2018 में ये स्टेट का 4th बेस्ट स्कूल हुआ और 2019 में जो है ये राज्य का सबसे बेस्ट स्कूल जयमय राज विद्यालय पुरस्कार स्कूल लिया गया और 2022 में ये इंडिया के टॉप 39 स्कूल का सिलेक्शन हुआ था, उसमें से एक हमारा विद्यालय भी था। इंडिविजुअली मुझे भी कई अवार्ड मिला है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मुझे बेस्ट हेडमास्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड 2016 में दिया गया। 2019 में जो है जो हमारे राज्य का सबसे हाईएस्ट अवार्ड होता है एक शिक्षक के लिए, शिक्षा रत्न अवार्ड, वो माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हाथों मिला। और 2020 में जो है जो हमारे देश का सबसे बड़ा सम्मान होता है राष्ट्रपति पुरस्कार, वो जो हमारे राष्ट्रपति उनके हाथों से मिला। तो आपने अपनी स्कूलिंग जो कॉलेज की शिक्षा वो सब कहाँ से प्राप्त किया? मैं ओरिजिनली बिहार का हूँ और मेरा जो बिहार में दरभंगा डिस्ट्रिक्ट है, मेरी प्रारंभिक शिक्षा वहीं से हुई और माध्यमिक करने के बाद, मैट्रिक करने के बाद मैं पटना शिफ्ट हुआ और पटना यूनिवर्सिटी से मैंने इंटर से लेकर के एमए तक की पढ़ाई की और एमए 95-97 बैच था और 98 में मेरी नौकरी हो गई। उसके बाद फिर मैंने बीएड किया इन सर्विस सेंट जेवियर कॉलेज कोलकाता से और फिर जब मेरा बीएड कंप्लीट हुआ तो फिर मैंने 2003 में मैंने पटना यूनिवर्सिटी से ही पीएचडी के लिए रजिस्ट्रेशन किया और 2003 में जो है 2007 में जो है मैं डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। तो आप जैसे कह रहे हैं कि आपने 90s में कॉलेज किया, तो 90s के कॉलेज और या फिर स्कूल या फिर अभी के जो स्कूल्स हैं उसमें आपको टेक्नोलॉजी में या फिर पढ़ाई में क्या डिफरेंस दिखता है? देखिए, तब और आज में बहुत फ़र्क हो गया है। पहले असुविधाएँ असुविधा था, लेकिन आज कहीं भी जाइए, किसी भी स्टेट में जाइए, आपको सरकारी स्कूल हो, मैं खास करके मैं बात कर रहा हूँ चूँकि मेरी पढ़ाई लिखाई भी सरकारी स्कूल में हुई है और मैं नौकरी भी सरकारी स्कूल में ही कर रहा हूँ। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हुआ करता था, बैठने के लिए बेंचेज नहीं होता था, टॉयलेट नहीं होता था, लेकिन आज सब वो बात नहीं है। काफ़ी परिवर्तन हो गया है, शिक्षक काफ़ी क्वालिफाइड है, न्यू टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हर स्कूल में कंप्यूटर की पढ़ाई हो रही है, इंटरनेट से काम हो रहा है, स्मार्ट क्लासेज रूम है। हमारे स्कूल में 5-5 स्मार्ट क्लासरूम है, डिजिटल क्लासरूम है, जो कभी हम देखा नहीं करते थे। पहले किसी IAS IPS को देखना एक बड़ी बात होती थी, लेकिन हमारे स्कूल में मैं हर महीने किसी न किसी IAS IPS को लाता हूँ, मैं यहाँ पर करियर गाइडेंस प्रोग्राम करवाता हूँ। तो पहले के ज़माने में आज में बहुत परिवर्तन हो गया है। पेरेंट्स यूजुअली
अपने बच्चों को साइंस, आजकल साइंस का एक ट्रेंड उठा है कि 10 के बाद साइंस लेना चाहिए। बहुत पेरेंट्स हैं जिनको आर्ट्स में कोई फ्यूचर नहीं दिखता, तो आपको उसमें क्या लगता है कि आर्ट्स और साइंस में ऐसा क्या हो गया है कि आर्ट्स धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है या फिर उसका कोई फ्यूचर नहीं है और सिर्फ साइंस है? देखिए असल वो बात नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट ख़राब नहीं है और हर सब्जेक्ट का फ्यूचर है अगर आप उस सब्जेक्ट को उस तरह से पढ़िए। साइंस में थोड़ा अपॉर्चुनिटी इसलिए दिखता है ज़्यादा, सपोज़ कीजिए कि अगर नौकरी नहीं मिलती है तो लोग कोचिंग या ट्यूशन के माध्यम से भी अपने जीवन यापन कर लेते हैं, बच्चे ट्यूशन करने को ज़्यादा मिल जाते हैं। या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वगैरह है जहाँ हर जगह मैथ का क्वेश्चन होता है, साइंस का क्वेश्चन होता है, उसके लिए सहज होता है। तो कॉम्पेरेटिवली आर्ट्स की तुलना में साइंस में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आर्ट्स भी कम नहीं है, हम लोग शुरू से आर्ट्स से ही पढ़े, लेकिन देखिए जो कुछ भी है समाज के लिए तो कुछ ना कुछ हम लोग कर ही रहे हैं, अपना योगदान दे ही रहे हैं। तो सब्जेक्ट कोई ख़राब नहीं होता है, उस सब्जेक्ट को अगर उस तरह से पढ़ा जाए तो सफलता जरूर मिलेगी। मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा कि आप सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना चाहते थे, तो सिविल सर्विसेज से टीचिंग में आना, ऐसा क्या मोटिवेशन आपको मिला या फिर क्या सोचे आप कि मुझे सिविल सर्विस का नहीं करना है, मुझे टीचिंग कराना है? ऐसा क्या आपको दिमाग में आया? देखिए जो हमारे पटना में जो हम लोग पढ़ाई करते थे ना, तो मैं पटना यूनिवर्सिटी के एरिया में रहता था, तो वहाँ का एक अलग माहौल ही था कि हर के दिमाग में होता है कि मुझे IAS या IPS बनना है या फिर जो स्टेट का सिविल सर्विस में जाना है। हम लोग उसी की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इकोनॉमिकली हमारी अवस्था ठीक नहीं थी। MA करते करते मुझे लगा कि या जो परिस्थितियाँ थी कि ला कि अगर हम कुछ अल्टरनेटिव उपाय नहीं सोचेंगे तो शायद मेरी पढ़ाई रुक जाएगी। तो ड्यूरिंग MA जब मेरा चल रहा था उसी समय हमने कोचिंग ज्वाइन किया पढ़ाने के लिए, क्योंकि वहाँ से कुछ ट्यूशन मुझे आता था तो मैं अपना पढ़ाई खर्च करता था। और चूँकि मेरे पिताजी किसान थे, हमारे पिताजी के पास कुछ ज़मीन हुआ करता था उस समय, बहुत सारी ज़मीन को वो बेच दिए, तो उस कारण से मुझे लगा कि मुझे पटना छोड़ना पड़ेगा, तो मुझे नौकरी चाहिए था। और इन द मीन टाइम मैंने कोचिंग ज्वाइन किया। जब कोचिंग ज्वाइन किया तब मुझे पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट लगने लगा, पढ़ने पढ़ाने में अच्छा लगने लगा। ऐसा होता था कि जब मेरा क्लास नहीं होता था तो मैं रूम बंद के ऐसे ही बकने लगता था। तो यही कारण है कि मैं टीचिंग लाइन में आ गया। और लेकिन वहाँ भी देखिए टीचिंग लाइन में जो दिमाग में था, मैं 2000 सिर्फ 5 साल में टीचर रहा, उसके बाद मैं असिस्टेंट हेड मास्टर बन गया, मैं एडमिनिस्ट्रेशन में आ गया, फिर 10 साल के बाद हेड मास्टर बन गया। तो ये भी एक एडमिनिस्ट्रेशन ही का हिस्सा है। और मैं सिर्फ टीचर हेड मास्टर नहीं हूँ, बल्कि मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में माध्यमिक परीक्षा कॉन्डक्ट करता हूँ, कन्वीनर हूँ, हायर सेकेंडरी परीक्षा उसका ज्वाइंट कन्वीनर हूँ। तो बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है जो हमारे माध्यम से शिक्षा दफ्तर लेता है। तो ये तो सच्चाई था, लेकिन टीचिंग लाइन काफ़ी अच्छा है। इसमें एक 2 तरह की संतुष्टि मिलती है। एक तो एक सेवा भाव है, आप बच्चे को कुछ दे रहे हैं। आप जो मेरा जर्नी देखे उसके पीछे, ये सब करने के पीछे मेरा एक ये भी कारण था कि मेरी जो मेरा स्टूडेंट लाइफ था वो काफ़ी थोड़ा कष्टकर था। कभी ऐसा भी हुआ कि मैंने सिर्फ 1 टाइम खिचड़ी खाया है, 2 टाइम खाना नहीं मिला। तो जब मैं हेड मास्टर बना तो लगा कि अगर मैं कोशिश करूं तो समाज में कुछ जो गरीब तबके के लोग हैं जो सरकारी स्कूल में भेजते हैं, मैं उसके लिए कुछ कर सकता हूं। तो इसी के तहत हम जद्दोजहद किए और उसमें सफल हुए। आज यहाँ पर मात्र समझिए कि 1700-1800 बच्चे की सरकारी हिसाब से कैपेसिटी है, लेकिन आज के दिन में 4500 बच्चे हैं, लगभग 2500 बच्चों की व्यवस्था अलग से हम करते हैं। तो ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। एक सरकारी स्कूल किसी भी तरह से प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की, ये हमारी सफलता है। और मैंने कहा कि 39 स्कूल पूरे इंडिया में बेस्ट सिलेक्शन हुआ, उसमें से प्राइवेट और गवर्नमेंट मिला करके 8,23,000 स्कूल पूरे इंडिया में उसके लिए अप्लाई किए थे, और उसमें से सिर्फ 39 से उसका सिलेक्शन होना, उसमें हमारा होना, ये निश्चित तौर पर जो हमारी सफलता थी, हमारा प्रयास था। और ये टीम वर्क के रूप में हुआ, अकेला ऐसा नहीं कि मैंने सब कुछ कर दिया। जो हमारा टीम है, हमारे शिक्षक शिक्षिकाएँ हैं, सरकारी दफ्तर है, हमारा शिक्षा दफ्तर है, सोसाइटी है, हमारे गार्जियन, ये सब मिल के हम लोग इस तक आ पाए हैं। तो आपने जैसे कहा, हम लोग देख रहे हैं कि जो सरकारी स्कूल्स हैं वो पहले के मुकाबले बहुत तरक्की कर रहा है, लेकिन फिर भी कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो अभी भी प्राइवेट स्कूल को ज़्यादा मायने देते हैं सरकारी स्कूल से। इस राज्य में देखिए अलग, कोई दूसरे राज्य में देखें गवर्नमेंट स्कूल बहुत तरक्की कर रहा है, फिर भी पेरेंट्स आजकल क्यों प्राइवेट स्कूल पे इतने जुड़े हैं? एक्चुअली देखिए, जो सरकारी स्कूल है एक्चुअल में वहाँ का जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें पढ़ाई होता है। लोगों के दिमाग में लग गया कि हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम से पढ़ेगा या इंग्लिश बोलेगा तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। और इस बात को हम भी एक्सेप्ट करते हैं कि हमारे यहाँ जितनी व्यवस्था हम करें
लेकिन जो थोड़ा ज़्यादा इंग्लिश अच्छा बोलता है या फिर उसका प्रेजेंटेशन अच्छा है तो उसको संभावना उसके लिए बढ़ जाती है, तो लोग उसको ज़्यादा ऑप्ट करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, सरकारी स्कूल में जो टीचर क्वालिफाइड हैं और जो प्राइवेट स्कूल में हैं, प्राइवेट स्कूल से बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड टीचर सरकारी स्कूल में हैं। यहाँ बीएड मस्ट है, यहाँ एक एग्ज़ाम पास होकर के परीक्षा तब नौकरी मिलता है। लेकिन प्राइवेट स्कूल में क्या है, बस वही मैंने कहा कि इंग्लिश थोड़ा अच्छा बोल लिए तो उसको नौकरी ये मिल जाती है, बहुत कम पैसे में नौकरी भी लोग वहाँ पर करते हैं। तो हम लोगों को उससे ये भी कहेंगे कि आज का जो सरकारी स्कूल है वो पहले वाली बात नहीं है, हमारी जिम्मेदारी भी है। सरकारी स्कूल में जो अनुभव करता हूँ, लोग बच्चे को डाल दिए, उसका फीडबैक नहीं लेते हैं, गार्जियन बुलाइए तो बहुत, हमारे यहाँ तो खैर अलग बात है, हमारे यहाँ गार्जियन आते ही हैं, लेकिन और स्कूलों में गार्जियन बुलाइए, गार्जियन नहीं आते हैं, तो गार्जियन को समझना पड़ेगा। और हमको लगता है कि जो हम लोग का मिशन है कि लोगों को एक धारणा चेंज कर दे कि नहीं, सरकारी स्कूल भी प्राइवेट से कम नहीं है, और आगे आने वाले समय में ये होगा, धारणा बदलेगी। तो गार्जियन से भी कहेंगे सरकारी स्कूल में अच्छे टीचर्स हैं, आप बच्चों को सरकारी स्कूल में भेज सकते हैं। तो सरकारी स्कूल जो होते हैं, हिंदी या फिर बंगाली जो भी होते हैं, आजकल दिखने को मिल रहा है कि बहुत सारे बंगाली मीडियम जो स्कूल है या फिर लोकल लैंग्वेज स्कूल है वो बंद हो जा रहा है, क्योंकि लोग अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में, एक ट्रेंड आया है कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे, तो उसकी वजह से बंगाली स्कूल्स बंद हो जा रहे हैं। एंड इसकी वजह से पहले भी कितने सारे लोकल रीजनल लैंग्वेजेस थे जो एक्सटिंक्ट हो गए, ख़त्म हो गए। तो उस पर आपका क्या कहना कि ये बंगाली मीडियम स्कूल या फिर जो भी लोकल लैंग्वेज स्कूल है वहाँ पे लोग नहीं भेजेंगे तो ये स्कूल बंद हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे लैंग्वेज ही चला जाएगा? देखिए, आज भी हमारे देश में 70 से 75% आबादी गाँव में रहती है। गांव में तो ये समस्या नहीं है। ये जो 25% आबादी शहरों में रहती है, वहाँ ये समस्या आ रही है। जहाँ लोग शहर में रह रहे हैं उसका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड गांव से अच्छा होता है, वो इंग्लिश की तरफ भाग जरूर रहे हैं। और जो आप बंगाली लैंग्वेज या किसी भी लैंग्वेज जो रीजनल लैंग्वेज स्कूल है उसके बारे में बात कर रहे हैं, ये समस्या सिर्फ शहरों में है, ग्रामीण इलाके में तो ऐसा बात नहीं है। और आज देखिए, जो इस इस साल जो 2022 में जो आपका नीट का रिजल्ट हुआ है, उसमें वेस्ट बंगाल में जो हमारा वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, उस बोर्ड के बच्चे ने काफ़ी अच्छा किया है। थोड़ा सा ज़रूरत है कि सरकारी स्कूल में इंग्लिश की पढ़ाई अच्छी हो, बच्चे का फ्लुएंसी, बोलने में थोड़ा फ्लुएंसी आए, तो हमको लगता है कि यहाँ के बच्चे काफ़ी टैलेंटेड हैं। अच्छा, तो स्कूल्स में बच्चे तो अभी आ रहे हैं, लेकिन टीचर्स की क्या कंडीशन है? सफिशिएंट टीचर हैं स्कूल्स में पढ़ाने के लिए? क्योंकि 3000-4000 बच्चे हैं, लेकिन टीचर का स्टाफ सिर्फ 30-40 तक ही है। तो टीचर का कंडीशंस क्या है अभी? देखिए, अगर आप एट प्रेजेंट हमारे वेस्ट बंगाल की बात करेंगे तो मैं तो यहाँ पर क्या है कि गवर्नमेंट तो प्रयास कर रही है, लेकिन किसी न किसी कारण से उस पर केस चल रहा है, और उसका नतीजा क्या है कि रिक्रूटमेंट नहीं हो पा रहा है। चूँकि मामला कोर्ट में है, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कुछ बोलूँगा। कौन क्या है, गलत है, सही है, ये कोर्ट डिसाइड करेगा क्या क्यों फंसा हुआ है। सरकारी स्कूल में एक टीचर की समस्या ज़रूर है, हमारे स्कूल में इसकी बहुत बड़ा समस्या इस चीज़ का है। अगर हमको लगता है कि टीचर्स का रेशियो, स्टूडेंट रेशियो, टीचर स्टूडेंट रेशियो अगर ठीक कर दिया जाए तो हम लोग प्राइवेट स्कूल से बहुत आगे निकल जाएंगे। जिस तरह से केंद्रीय विद्यालय में देखते हैं कि वहाँ पर एक पैनल पहले से रेडी होता है कि अगर एक टीचर कोई ट्रांसफ़र होकर कहीं और जाता है तो उसको एडहॉक बेसिस पे 1 ईयर के लिए या 6 महीने के लिए उस टीचर को रख लिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ वो सिस्टम नहीं है। अगर स्टेट गवर्नमेंट भी इस तरह का अगर उस चीज़ को लागू करे तो ये जो स्टॉप टीचर ट्रांसफ़र हो गए या रिटायर कर गए, तो स्कूल के पास एक पावर होनी चाहिए कि वो एक पैनल के तहत, एक सिस्टम रूल के तहत उस टीचर को नियोग कर ले और गवर्नमेंट उसका पैसा उठाए। तो ये जो समस्या अगर समाधान होगा तो हमको लगता है कि ये इससे बड़ा क्रांति और कुछ नहीं हो सकता है। और जो ज़रूरत है, एक शिक्षक के नाते मैं कह सकता हूँ कि ये स्टेट गवर्नमेंट को करना चाहिए, हर जगह करना चाहिए, और हम लोग इसको लेकर के काफ़ी प्रभावित हैं टीचर्स नहीं होने के चलते। उसकी जो कैपेबिलिटी है वो देखी जाती है, कोई और तरीका क्यों नहीं है? देखिए, मैं जहाँ तक आप बोले हैं ना, आप कहते हैं लक बहुत कम माने लगता है। मैं एक कहानी कि मैं जहाँ से जिस लेवल से उठ के यहाँ तक पहुँचा हूँ, अपनी अगर बात कर दूँ तो मेहनत का कोई जो है ना कोई विकल्प नहीं है, परिश्रम करना ही पड़ेगा। आप जब परिश्रम करेंगे, आपका अगर विज़न और पॉजिटिव सोच है, पॉजिटिव सोच होना सफलता पाने में सबसे बड़ा कारण है। अगर आपके पास पॉजिटिव सोच है, अच्छा काम करना चाहते हैं, तो प्रकृति भी, जिसको हम चाहे अल्लाह कहें, गॉड कहें, भगवान के, या जिस रूप में मानते हैं, वो मदद करता है। तो वो भगवान तो खुद डायरेक्ट नहीं आता कि मेरा हेल्प लीजिए,
वो सोसाइटी में किसी न किसी के माध्यम से आपको हेल्प कराता है। तो आपको सबसे पहले खुद परिश्रम करना पड़ेगा। हम लक के भरोसे बैठे रहें घर में सोचेंगे कि हमको जो है हमारा सब कुछ हो जाए, वो संभव नहीं है। लक कहीं फेवर करता है, जब आप कहीं फंसते हैं तो कोई हेल्प करता है। करोड़पति एग्जाम्पल है, कौन बना है करोड़पति एक्सेप्शन केस है या बहुत जगह लक है, ऐसा नहीं मैं ये कहता हूँ लक नहीं है, लक भी फेवर करता है, बट उससे कहीं ज़्यादा आपको मेहनत की ज़रूरत होती है। जहाँ तक इंडिया में आपने कहा कि एक मार्क के आधार पर किया जाता है, ये एक पद्धति है, लेकिन आजकल आप देखिएगा प्रैक्टिकल बेस हर जगह थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी हो रहा है। आप इवन हम लोग को शुरू से ये भी प्रोजेक्ट वर्क हम लोग का शुरू से स्टार्ट हो गया है, प्रेजेंटेशन है, तो अब यहाँ भी मिक्सिंग हो गया। खासकर जो NEP गवर्नमेंट ला रही है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ला रही है, उसमें कुछ चीज़ें तो अच्छी हैं, हालांकि कुछ चीज़ों को बदलना भी चाहिए हमारे हिसाब से, बट कुछ चीज़ें तो अच्छी हैं। स्टेट गवर्नमेंट टाइम टू टाइम जो है इस तरह बच्चों को हम लोग जो है लीडरशिप क्वालिटी के लिए हम लोग स्कूल में काम करते हैं। अभी हाउस सिस्टम सरकारी स्कूल में लागू हो गया, जो प्राइवेट स्कूल में था। यहाँ पर एक चाइल्ड कैबिनेट है, चाइल्ड कैबिनेट में प्रधानमंत्री होता है, शिक्षा मंत्री है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, ये सब लीडरशिप क्वालिटी है। तो ये ऐसी बात नहीं है कि अब ये सिर्फ चीज़ मार्क के बेसिस पे ही होता है। अभी मेरा 9 तारीख से प्रोग्राम होने जा रहा है, हम उसमें हर फील्ड में बच्चों को जो अच्छा किए हैं हम उसको बच्चे को प्रोत्साहित करते हैं, बच्चे को प्राइज देते हैं। तो आपका कहना कुछ हद तक सही है, बट हमारा मानना है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, परिश्रम करना ही पड़ेगा। परिश्रम के माध्यम से ही लक्ष्य फेवर करता है। और जो पद्धतियाँ आप बोले मार्क्स आधार पर, एक ना एक मार्क्स तो रखना ही पड़ेगा, लेकिन आज के साथ प्रैक्टिकल जो चीज़ें हैं वो भी शुरू हो गई। अच्छा, स्कूल्स के आधार पर राज्य सरकार या फिर भारतीय सरकार जो भी स्कीम्स लॉन्च करती है, स्कीम अच्छी होती है, काफ़ी अच्छी लगती है, कुछ हद के बाद वो काम करना बंद करती है, चाहे वो बजट के फेलियर की वजह से हो या फिर इम्प्रॉपर जो मेंटेनेंस नहीं हो पाता। तो उस स्कीम्स का क्या फ़ायदा जो कुछ महीने बाद क्रैश हो जाती हो? तो कैसे मेंटेन किया जाए ये सब? क्या ये सिर्फ गवर्नमेंट का काम है या फिर लोग भी कुछ तरीके से मदद कर सकते हैं? देखिए, 2 क्वेश्चन आपका है। पहला क्वेश्चन है कि जो गवर्नमेंट स्कीम लाती है उसको क्रैश करता है। मैं पश्चिम बंगाल में सरकार की बात करूं, खासकर 2011 के बाद, मैं किसी गवर्नमेंट की तारीफ या आलोचना नहीं कर रहा हूं। मैं जब हेडमास्टर बनकर और आज तक जब मैं एडमिनिस्ट्रेशन में आया, यहाँ पर बहुत सारी योजनाएं हैं जो शुरू हुआ है वो आज तक चल रहा है और सक्सेसफुल चल रहा है। कन्याश्री योजना हो, सब साथी हो, इसमें साइकिल दिया जाता है, ड्रेसेस हो, मिड डे मील हो, बैग्स हो, शूज़ हो, माइनॉरिटी स्कॉलरशिप है, एकाश्री स्कॉलरशिप है, शिक्षाश्री स्कॉलरशिप है। ये सारी योजनाएं सक्सेसफुल वेस्ट बंगाल में चल रही है। मैं दूसरे स्टेट की बात मैं नहीं करूँगा, बट वेस्ट बंगाल में एक भी जो स्कॉलरशिप योजना है या अभी कोई योजना है क्रैश नहीं किया है। ये इसके लिए मैं सरकार को बहुत क्रेडिट दूंगा, उसके मैं धन्यवाद भी दूंगा, सराहना भी करूँगा, क्योंकि ये काम हम लोग के माध्यम से होता है। और जो दूसरा क्वेश्चन आप क्या किए थे कि ये जो स्कीम्स हैं, तो फिर कभी कभी ऐसा होता है कि एक सोसाइटी का हेल्प होना चाहिए। हाँ, सोसाइटी का हेल्प, और लोग भी बहुत ज़्यादा हैं, मतलब एक स्कीम दिया गया है लेकिन उसका रेंज बहुत ज़्यादा होता है, बहुत लोग जो मदद चाहते हैं, तो वो थोड़ा ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ जाता स्कीम पे? स्कीम तो पहला बहुत सक्सेस है। यहाँ पर एक भी स्कीम में फंड के चलते क्रैश नहीं हुआ है, मैं दावे और गारंटी के साथ बोल सकता हूँ एज ए हेडमास्टर के नाते। दूसरा चीज़, जहाँ सोसाइटी की आप बात कर रहे हैं, आज आप नेपाली परा हिंदी हाई स्कूल जो देख रहे हैं, इसमें कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट का बहुत बड़ा योगदान है। 40% जो ग्रांट्स है या आपको कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी का है। अगर जो चेयर पे है हेडमास्टर हो या जो सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी हो, अगर ये लोग मिल करके कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके और गवर्नमेंट के ग्रांट के साथ अगर काम करें, तो जिस तरह से मैंने कहा कि इंडिया के टॉप 39 में हम आए हैं, तो और स्कूल भी इसमें आ सकता है। तो निश्चित तौर पर हर सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, हर गवर्नमेंट कह रही है कि आप कम्युनिटी को इन्वॉल्व कीजिए। कम्युनिटी इन्वॉल्व करने से आपका जो एक्स्ट्रा जो ब्यूटिफिकेशन है, एक्स्ट्रा डेवलपमेंट है, एक्स्ट्रा जो काम है, आप उसे कर सकते हैं। और हम कह सकते हैं कि नेपाली परा हिंदी हाई स्कूल एक एग्जाम्पल है। मैंने जैसे देखा कि स्कूल की पढ़ाई छोड़ के आपने रूफटॉप जो फार्मिंग है या फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग है वो भी इंक्लूड किया है, तो वो कैसे आया आपके दिमाग में? ये थॉट कहाँ से आया? देखिए, आप जब हमारे स्कूल में ढुकेंगे तो हमारा एक सोच है कि जब बच्चे स्कूल के गेट के अंदर हो तो दुनिया अलग दिखे। गेट के बाहर लग रहा है कि सिंपल चीज़, जैसे ही स्कूल में घुसते हैं तो जिस तरफ नज़र डालेंगे उस तरफ
आपको देखिएगा कोई ड्राइंग है, कोई एजुकेशनल मोटिवेशनल कोर्स है, बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, उसका नाम लिखा हुआ है। हमने यहाँ बहुत सारे इनोवेटिव कार्ड्स किए हैं, जैसे रूफटॉप किचन गार्डन। इसके पीछे मेरा जो कॉन्सेप्ट है, अभी अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहरीकरण में लैंड कम हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि आबादी बढ़ रही है। अब एक्सपेंशन हॉरिजॉन्टल नहीं हो रहा है, वर्टिकल एक्सपेंशन हो रहा है, माने फ्लैट बन रहा है। तो क्या ज़मीन अगर नहीं और सब्जी हम नहीं उगाएंगे? इसी कॉन्सेप्ट का तो हमने काम कि नहीं, आप छत के ऊपर में बालकोनी में भी सब्जी उगा सकते हैं। इसके लिए हमने रूफटॉप किचन गार्डन किया। हमने यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग किए हुए हैं। जब बारिश होता है तो छत के माध्यम से पानी को हम नीचे ले जाते हैं। उस पानी का 2 उपयोग होता है, एक तो हम उसको गार्डन में फिर ले जाते हैं, रीयूज़ करते हैं, और फिर जो है वो अंडरग्राउंड वाटर में जाता है, भूमिगत जल में जाता है। तो बच्चों को दिखाते हैं कि देखो पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसके अलावा देखिएगा आप रीयूज़ है, बेसिन से पानी निकलता है, उसको मैं ले जाता हूँ, फिर गार्डन में ले जाता हूँ। मेरा वर्मी कंपोस्ट है, हम बायो फर्टिलाइज़र खुद यहाँ पर हम जो जैविक सार बोलते हैं उसको उपयोग करते हैं। गार्डन है, तो ये बहुत सारे इनोवेटिव काज हमने किए हैं। मेरा आर्ट गैलरी है, जहाँ वेस्ट लो कॉस्ट नो कॉस्ट हम लोग जो है वहाँ पर बच्चे के द्वारा बनता है। मेरा TLM वर्कशॉप है, जहाँ खुद बच्चे, जिस टीचिंग लर्निंग एड को लेकर बच्चे टीचर्स क्लास से पढ़ाते हैं, उसको बच्चे बनाते हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट टीचर्स। तो ये जो मैंने आगे कहा ना, जो लीडरशिप क्वालिटी, हम ये सब चीज़ बच्चों को दिखाते हैं और कहते हैं कि देखो लाइफ में आप ये सब चीज़ को, जो एवरीडे बच्चा बाहर जिससे प्रभावित होता है, जिसको फेस करता है, उन सारी चीज़ों को हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को यहाँ पर सिखलाया जाए। अब सामने देखिए मेरा बड़ा सा पेड़ है, वहाँ पर हम जो है नेचुरल जो है ये पाखिराल है, नेस्ट लगाए हुए हैं आर्टिफिशियल। वहाँ पर बहुत सारा गमला लगाया हुआ है, उसमें चिड़िया के रहता है, वहाँ दाना डालते हैं, हम लोग पानी देते हैं। मतलब है कि जो जीव जंतु उसको भी बचाना है। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट है। उसके पीछे कारण यही है कि जब बच्चे स्कूल में आए तो लगे कि स्कूल की दुनिया अलग है, जहाँ भी जिस तरफ भी देखे उसको पढ़ाई लिखाई में मन लगे। और कुछ नए इनोवेटिव आइडियाज़ हैं जो बच्चे एवरीडे स्कूल के बाहर जिससे उसको मिलना होता है, प्रभावित होते हैं। तो ऑलराउंड डेवलपमेंट की जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो उसी के तहत किया गया है। तो ये जो आपका इनोवेटिव कॉन्सेप्ट है, वो क्या है, स्कूल से बाहर कहीं और फैलाने का आपने कोई आइडिया है, कुछ आइडिया है कि ताकि पूरे बंगाल में या फिर पूरे इंडिया में ऐसा कॉन्सेप्ट फैले? क्योंकि बहुत लोग, ये बहुत इनोवेटिव चीज़ है जो मैंने आज पहली बार देखा है। कोई स्कूल में मैंने अभी तक ये नहीं देखा है। तो आपका कोई प्लान है कि इसको और बढ़ाया जाए कहीं और? देखिए पिछले 2 साल से, जब से हमारा स्कूल जयमी राय विद्यालय पुरस्कार मिला, उसके बाद से हमारे स्टेट से बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट है जो यहाँ देखने के लिए आता है। एक तरह से एजुकेशनल टूरिस्ट प्लेस के रूप में ये परिणत हुआ है। अभी तक टोटल, बीच में लॉकडाउन हो गया तो नहीं आया। लगभग 11 डिस्ट्रिक्ट हमारे यहाँ बड़ा वॉल्वो बस करके, एक डिस्ट्रिक्ट से 40 से 50 हेडमास्टर्स, तो सर्व शिक्षा मिशन के ऑफिशियल्स वो आके विजिट किए हैं और इस कॉन्सेप्ट को ले आकर के वो लोग वहाँ लागू कर रहे हैं। इवन मैं भी मुझे लोग बहुत जगह बुलाते हैं, मैं वहाँ जाकर के लोगों को गाइड करता हूँ। तो मेरा ये प्रयास है, हम तो चाहते हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट या बाहर भी अगर हम कम से कम 50 ऐसा स्कूल बना पाए तो हमारे जीवन में सबसे बड़ा हमारी सफलता होगी। तो ये प्रयास है और हम कर भी रहे हैं इसके लिए। टीचर एक जो विज़न होता है कि स्कूल को या फिर कॉलेज को इतना बढ़ाया जाए कि बाहर से लोग आए। जैसे इंडिया के लोग क्या करते हैं, वो बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए। तो एक ऐसा विज़न कि ऐसा हो कि कोई बाहर तो ना जाए, ऊपर से बाहर के लोग यहाँ आए। ऐसा आपको कितना लगता है, कितने दिनों में ये ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा हो भी सकता है? हमारे स्कूल में तो ये ऐसा हो रहा है। अभी दुर्गापुर में, चूँकि मेरा हिंदी मीडियम स्कूल है, लोगों की पहली पसंद नेपाली पढ़ा है। इसके अलावा जो शहर से बाहर से, उखड़ा से, अंडाल से, पानागढ़ से लोग यहाँ पे एडमिशन के लिए आते हैं। इतनी भीड़ यहाँ पर है कि हम तो ले नहीं पा रहे, हमारे बैठाने के लिए जगह नहीं है, टीचर्स की समस्या है। फिर भी हम जितना कर सकते हैं हम कर रहे हैं। और इस स्कूल, चूँकि हम कॉलेज की बात नहीं करेंगे, चूँकि मैं स्कूल में काम कर रहा हूँ, इस स्कूल को तो उस दिन तक हम काम वहाँ तक ले जाएंगे जब लोगों का धारणा चेंज हो जाए कि नहीं, अब बच्चे को सरकारी स्कूल में ही पढ़ाएंगे। और ये लगभग कुछ न कुछ स्टार्ट भी हुआ है। पिछले 3 साल से हमारे यहाँ दुर्गापुर के बड़े स्कूल से बच्चे नाम कटा के हमारे यहाँ आ रहे हैं। तो हम उस तरफ बढ़ रहे हैं और आगे अगर भगवान ने सेहत ठीक रखा, समाज से उसका साथ मिलता रहा, तो हम इसको ज़रूर ले जाएंगे कि लोग प्राइवेट स्कूल की तरह हमारे स्कूल को देखेंगे। ये हमारी कोशिश ज़रूर रहेगी।